अस्सलाम वालेकुम। I am lecturer from Government College, Women University, Faisalabad, from Department of Information Technology. इसको पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। होती हैं कि आपने उस लिमिटेशन में रहते हुए, उस लिमिट में रहते हुए उस काम को करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना होता है। फर्स्टली हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स को, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स। द लिमिटेशन ऑफ ईसी, लिमिटेशंस ऑफ ईसी में सबसे पहले जहां हमें लिमिटेशन की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल्स में आ जाती है, इन्हीं के अंदर रहते हुए बाउंडनेस है कि आपने इन्हीं के अंदर रहते हुए काम को आगे लेके जाना है। देयर इज अ लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें कुछ कमी पाई जाती है, कुछ सिक्योरिटी है या रिलायबिलिटी हमारे पास आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं कि हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस सिस्टम के अंदर ये कमी पाई जाती है कि हमें सिक्योरिटी का सिस्टम आ जाता है या रिलायबल आ जाता है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये टेक्निकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। जितने भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनके अंदर जितनी भी रेपिटेशन हो रही है उनको रैपिडली हम रखते हुए वर्क करवाते हैं कि हमने चीजों को कैसे चेंज करना है, चीजों को कैसे आगे मूव करना है। इट्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द इंटरनेट एंड ईजी सॉफ्टवेयर विद सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस के। ये जितने भी इंटीग्रेट करते हैं इंटरनेट के रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर, उनके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस को देखते हुए, पहले से मौजूद जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं या डेटाबेसेस हैं उनको देखते हुए हम वर्क करवा रहे हैं, चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है उसमें से कुछ पार्ट लेना और उसके साथ दूसरी चीजों को जोड़ना, कि पहले से ही मौजूद जो चीजें हैं उनके अंदर कोई नई चीज इन्वेंट करना, वो कहते हैं डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर कोई भी नई चीज को इन्वेंट करना। वेंडर्स में नीड स्पेशल वेब सर्विसेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिशन टू द नेटवर्क सर्विस। अच्छा, जो वेंडर्स होते हैं ना उनको हमारे पास स्पेशल किस्म के वेब सर्विस की जरूरत होती है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ताकि वो इसके अंदर रहते हुए वेब सर्विसेज को देख सके और उनके नेटवर्क को सर्विसेज दे सके। कितने भी नेटवर्क है उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उन चीजों के अंदर रहते हुए काम को आगे से आगे ले जाया जा सके। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, चीजों के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, उनके एडिशन। Some IT software might not fit with some hardware or may be incompatible with some operating system or other components। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फिट नहीं होते अदर हार्डवेयर के साथ, और ये इनकम्पेटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या दूसरे कंपोनेंट्स को देखते हुए। कि हम दूसरे कंपोनेंट्स को कैसे देख रहे हैं या हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए दूसरे कंपोनेंट्स के साथ वर्किंग कैसे लेके जा रहे हैं, चीजों को कैसे वर्क करें। अच्छा, ये टेक्निकल की प्रॉब्लम थी। तो पहले तो हमने कहा कि हमें लैक ऑफ जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, फिर डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं उनके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी है तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि अगर कोई चेंजिंग करनी पहले से मौजूद है ये डिफिकल्ट वर्क होता है। फिर वेंडर्स के लिए स्पेशल किस्म के सर्वर्स चाहिए जो उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर कुछ हार्डवेयर आते हैं जो कंपेटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या उनके कंपोनेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन टेक्निकल। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, सारी चीजों की
प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, ये टेक्निकल टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं या क्या लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए उन्हें वर्क करना पड़ता है, और फिर अगर वो इस लिमिट से एक्सीड कर दें तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन इन हाउस इट मे बी वेरी हाई मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस में रिजल्ट इन डिलेज 34%, 8%। अच्छा 34 ये वो कहने का मकसद ये है कि जब कॉस्ट जस्टिफिकेशन के अगर वो एक घर के अंदर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या वो इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल जितने भी हैं, तो वो उसकी कॉस्ट और जस्टिफिकेशन देखते हुए कि एरिया है, इस एरिया के हिसाब से हमें इतनी कॉस्ट लगानी है, इतनी वर्किंग लेके जानी है, कितनी लेके जानी है, उसकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्या, उसका रिजल्ट कैसा जा रहा है और डिले हमें क्या करवा रहा है, किस हवाले से वर्क करवा रहा है। अब आता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूजर रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो लगवाने वाला है उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है या हमारे उसके दरमियान में कोई रुकावट आ रही है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ही यहाँ पे ये होता है। कस्टमर डू नॉट ट्रस्ट एन अननोन फेसलेस सेलर। ठीक है, जब उन्होंने जिसको जानते ही नहीं है कस्टमर कैसे हमारे को बार कर सके, उसको वो बाई फेस नहीं मिले या जिसके ऊपर उन्होंने उसके बारे में जाना ही नहीं है। प्रिपेयर पेपरलेस ट्रांजैक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिकल मनी, कि आपके पास जितनी भी पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हुई है उसके ऊपर रखते हुए कितनी इलेक्ट्रॉनिकल मनी उसके अंदर काम को लेकर जाया गया। अदर लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि लिमिट के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं। मैनी लीगल इश्यूज ऑन एज येट अनरिजॉल्व, के जितने भी लीगल इश्यूज हैं वो जितने भी होंगे उनके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करेंगे। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिफाइनिंग इनफ फॉर मैनी सर्कमस्टांसिस, के आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कौन से लीगल इश्यूज हैं जिनके अंदर रहते हुए रिजोल्व किया जा रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन है और उनको रिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, कौन से हालात जो है वो ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते, कि काम को आगे नहीं ले जा सकते, कि लीगल इश्यूज कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स एज डिसिप्लिन स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली, मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर मोर स्टेबल एरियाज बिफोर दे एंटर इनटू इट। अच्छा ये हमारे पास कहते हैं कि जब एक डिसिप्लिन में हम रहते हैं ना तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो एरिया है क्या वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर रहते हुए हम इसके अंदर नेट का कनेक्शन लगा सकते हैं, या किसी ऐसे घर से हमें कॉल आ गई कि उस एरिया में इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, टावर ही नहीं है, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा। पॉसिबल तो है लेकिन हमें खर्चा ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से हमें उस कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट हम पे खत्म होता है। देर आर नॉट इनफ सपोर्ट सर्विसेज क्लियरेंस सेंटर फॉर इजी ट्रांजेक्शन टैक्स सेंटर ईटीसी। अच्छा वो कहता है कि टैक्स सेंटर्स जो होता है ना ये इन चीजें नहीं मौजूद, और यहाँ पे फिर वो या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जो क्लियरेंस सेंटर होते हैं या कोई सपोर्ट सिस्टम तो इस जगह पे जहाँ पे वो जाके ये काम कर सकें, और अगर इन मौजूद है तो सबके लिए वो इनफ नहीं है कि वो सबको ये डील कर सकें। मोस्ट एप्लीकेशंस देयर आर नॉट येट इनफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेशन। बहुत सी एप्लीकेशन जो होंगी ना वो क्या करती हैं कि वो इनफ नहीं होती कि अपने सेलर्स और बायर्स को प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकें, कि उसके अंदर रहते हुए वर्क कर सकें। इसी कुड रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अच्छा यहाँ से इसका एक रिजल्ट जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इसके ह्यूमन रिलेशन ये खराब कर सकता है, उनको तोड़ सकता है, ब्रेक करवा सकता है। Access to the internet is still expensive and inconvenient for many potential customers। तो जितनी भी एक्सेस है ना इंटरनेट की वो हमारे पास एक्सपेंसिव होती है या इनकन्वीनियंट, बहुत से पोटेंशियल कस्टमर को देखते हुए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कि जितनी भी एक्सेस है इंटरनेट की वो एक्सपेंसिव है या इनकन्वीनियंट है, बहुत से पोटेंशियल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अब एग्जाम्पल्स आती है इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट की पर ई कॉमर्स में। अच्छा ये वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट सिस्टम है कि कौन कौन से पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, उन सबकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमर्शियल एग्जाम्पल है कि उनकी कमर्शियल एग्जाम्पल्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। पहले हमारे पास आता है डिजिटल कार्ड पेमेंट। डिजिटल कार्ड पेमेंट्स क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। डिजिटल क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं कि किस तरह से हम लोग इसको वर्क करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिक्योर सर्विसेज फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन द इंटरनेट दैट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन and transmitted among users, merchant sites and processing banks।
अच्छा, यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारे पास जितनी भी डिजिटल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है उस सिस्टम के अंदर वो कहता है कि ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप इंटरनेट के थ्रू अपनी पेमेंट या इन्फॉर्मेशन जो है मर्चेंट साइट पे वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग जितनी भी होती है बैंक्स के थ्रू होती है, जिसमें बैंक की आप ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसके ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। कमर्शियल एग्जाम्पल जो है वो इसकी ई चार्ज, इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस आ जाती हैं। डिजिटल वॉलेट क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि डिजिटल वॉलेट वो वॉलेट होता है जिसके अंदर हम खुद से पैसे रखवाते हैं या हमने कोई चीज रिटर्न की होती है तो उसकी कुछ अमाउंट इसके अंदर आ जाती है। डिजिटल वॉलेट के अंदर आता है सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स क्रेडिट कार्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट पेमेंट फॉर गुड्स थ्रू द वेब। कि वेबसाइट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से अपनी पेमेंट्स, अपनी सर्विसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। एमएसएन वॉलेट, मर्चेंट मास्टर कार्ड वॉलेट, OL क्विक चेकआउट, ऐसे ये एग्जांपल्स हैं कि हमने एमएसएन वॉलेट रखा या मास्टर कार्ड वॉलेट है जो कि हमारा क्विक चेकआउट देता है कि जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट फौरन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अंदर जितनी पेमेंट होगी वो डायरेक्टली उतर जाएगी, इसमें बैंक प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब थर्ड जो हमारे पास आता है पेमेंट सिस्टम है क्यूमुलेटेड बैलेंस पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या आता है, क्यूमुलेट्स माइक्रो पेमेंट परचेजेस आर डेबिट बैलेंस दैट मस्ट बी पेड periodically on credit card or telephone bills। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इनमीडिएट पेमेंट सिस्टम आ जाती है कि एक पेमेंट के अंदर रहते हुए किस तरह से हम अपनी माइक्रो पेमेंट कर रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड को पेड कर रहे हैं पीरियोडिकली और उनके ऊपर टेलीफोन बिल्स को देखते हुए वर्क करवा रहे हैं। स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम कि आपका ऑलरेडी सिस्टम जो है वो वैल्यू के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क कर रहा है, पेमेंट को आगे कैसे लेके जा रहा है। अनेबल कस्टमर्स टू मेक इंस्टेंट पेमेंट टू मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन द वैल्यू। अच्छा, ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन ए डिजिटल अकाउंट, इसमें हमारे पास ई अकाउंट आ जाते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड, ये अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट स्टोर है, उसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाई जा रही है। अब आते हैं डिजिटल कैश पे। अच्छा, आगे हमने पेमेंट कराई, अब हमने कोई चीज पर हमने की है करेंसी, हमने चीज का परचेज करनी है। डिजिटल करेंसी दैट कैन बी यूज माइक्रो पेमेंट्स ऑन लार्जर परचेज, के आपके पास पे कैश पड़ा हुआ डिजिटल जिसको परचेज करने के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं ecoins.net। अब ये ecoins इसकी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग कैश पेमेंट हमारी जितनी भी थी ऐसे पड़ते कंपनी में नहीं, ये हमारे अपने हैं, हम अपनी मर्जी को मर्जी देना चाहें। पीयर टू पीयर तकरीबन ऊपर वाला ही सेम बन जाता है। पेमेंट सिस्टम इसमें क्या करते हैं, सेंड मनी यूजिंग द वेब टू इंडिविजुअल्स और वेंडर्स हु आर नॉट सेटअप टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, कि वो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उसके अंदर वर्किंग नहीं कर सकते। इसको पे बॉल सिस्टम में बोलते हैं या याहू डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम आ जाती है। अब डिजिटल चेकिंग में आते हैं। अब जितना भी हमने काम कर लिया, अब हम अगर कस्टमर की बजाय ऑर्गेनाइजेशन साइड पे है तो हमें इसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची। इसमें डिजिटल चेकिंग में हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिकल चेक विद सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी जैप ई चेक के वेस्टर्न यूनियन को देखते हुए कि हमने कैसे वेस्टर्न यूनियन में रखते हुए अपनी चेक को कैसे सबमिट करवाया। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग प्रेजेंटेटर एंड पेमेंट सिस्टम, किस तरह से हमने अपनी पेमेंट या सिस्टम को आगे बढ़ाया। स्पॉट इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर परचेज हैज बीन टेकन। चेक फ्री, याहू बिल पे, एमएसएन बिल पे, की ये फर्दर वर्किंग को देखते हुए हमने किस तरह से बिलिंग से पेमेंट या पेमेंट सिस्टम किस तरह से आगे चलाया। पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर में जितने भी परचेज हैं या सर्विसेज हैं वो आगे दी जा रही हैं अपनी परचेज को टेकन प्लेस करने के बाद, कि अपनी परचेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बाद हम लोग किस तरह से अपनी पेमेंट पे करें। ये याहू बिल पे और एमएसएन बिल पे इसका नाम है जो कि फर्दर वर्किंग में लेकर जाया जाता है। वेयर हाउसेज, अब डाटा वेयर हाउस क्या होता है कि डाटा का रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसके ऊपर रहते हुए फर्दर वर्किंग करना। अब ये जितनी भी टर्म होती है डेटाबेस में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि डेटाबेस सी डेटाबेस इन एमआईएस की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डेटाबेस को देखते हैं। इसलिए डाटा फ्लो फॉर ऑपरेशनल सिस्टम सीआरएम एंड ईआरपी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू ए डाटा वेयर हाउस डीडब्ल्यू, डाटा वेयर हाउस से डी फॉर डाटा, W for warehouse, which is a special database or repository of data that has been prepared to support decision-making applications ranging from simple reporting and querying to complex optimization
डाटा फ्लो सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हमारा जितना भी डाटा है उसको प्रिपेयर किया जाता है डाटा मेकिंग के डिसीजन एप्लीकेशन लेने के लिए, उनकी रेंजिंग ली जाती है एप्लीकेशन की रिपोर्ट बनाने के लिए, और उनके ऊपर जितना भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ होता है उसके अंदर फर्दर देखते हुए हम लोग क्यूरी सेलेक्ट करते हैं कि हमारा काम जो है वो किस बेस पे काम को आगे ले जाया जा रहा था। DW इज कंस्ट्रक्टेड विद मेथडोलॉजीज मेनली मेटा डाटा आर डाटा मार्ट्स branches databases which are databases for departments e.g. marketing or specific function। अच्छा, अब इसमें नाम उसने लिया डिफरेंट मेथडोलॉजीज का, जिसमें सबसे पहले मेनली उसने बात की है मेटा डाटा की। मेटा डाटा होता है डाटा विद इन डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि इसमें आप मेटा डाटा कैसे देख सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट है, उससे पूछती हूँ आपका नेम क्या है, ठीक है, ये उसका नेम है। अब उसका मैं पूछती हूँ कि आपके फादर नेम क्या है, या आप इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर आपका सेक्शन कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है। कितने क्वेश्चन आगे, वो एक ही पर्सन है, मेरे पास एक नाम था सानिया, एक नेम है, उस नेम के आगे फर्दर मैंने उससे और क्वेश्चन किए तो मेरे पास एक डाटा से फर्दर डाटा निकल आया। इसको हम लोग कहते हैं डाटा के अंदर डाटा होना मेटा डाटा। और डाटा नेक्स्ट ब्रांचेस कितनी जा रही हैं, डाटाबेसेस के डिपार्टमेंट कौन से, मार्केटिंग के वाले से क्या स्पेसिफिक फंक्शंस किस तरह से, ओरिजिनली इंक्लूड ओनली आ हिस्टोरिकल डाटा दैट are organized and summarized for end users for easily view or manipulate data। जितना भी हम डाटा है जिनको इंक्लूड करते हैं, हम हिस्टोरिकली डाटा को लेकर चलते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको समराइज करते हैं एंड यूजर्स के लिए, आखिरी यूज के लिए, जो कि इजीली व्यू कर सकते हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेशन में लेके जाते हैं। टुडे सम डाटा वेयर हाउसेज इंक्लूडिंग करंट डेट बाय नेट फॉर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट collected in so called डाटा मार्ट ब्रांचेस डीबी एंड माइक्रो डीबी, कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो आजकल की करंट डेट में क्या कर रहा है, रियल टाइम डिसीजन लेता है कि एवरी स्पॉट फैसला करता है, फिर उसके मुताबिक उसके अंदर डाटा के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं डाटाबेसेस की, जिन्हें माइक्रो डाटाबेसेस कहते हैं या सिंपल डाटाबेसेस का नाम दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डाटा बेस मैकेनिज्म्स आ जाती हैं, clear extensions of databases आ जाती हैं, connected with the multitude and variety of the data processed in the system toward creating our data warehouses आ जाती है। जब क्लियर एक्सटेंशन जितनी भी चलती है डाटाबेसेस की, उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो कंपैटिबल करता है अपने डाटा को लेते हुए, उनके अंदर क्रिएट करता है डाटा वेयर हाउसेज को, कि आपका डाटा जो है उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसके फर्दर ब्रांचेस क्या है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। बेसिकली डाटा वेयर हाउस इज एन एक्सटेंडेड कोऑपरेटिव database with the mechanism of data extension from heterogeneous external and जितना भी heterogeneous यानी कि एक जैसा, homogeneous का मतलब होता है, जैसे हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स में लेता हुआ, कि डाटा के सोर्सेज एंड द सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रोसेसिंग इनटू कॉमन डाटाबेस, कि एक ही डाटाबेस के अंदर रहते हुए जितने भी सोर्सेज हैं उनका सोल्यूशन निकालना, उनके ऊपर एनालिसिस करना, जो कि सूटेबल एनालिसिस होते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन लेना, फिर उनको जो कि सपोर्ट करना है इंडस्ट्री सेंसर के लिए। जितना मैकेनिज्म है ये हमारा एनालिसिस टूल्स के लिए हेल्पफुल होता है। वो कहता है कि एक ही डाटाबेस के अंदर रहते हुए आप एक डाटाबेस के साथ पहले उनकी डीलिंग करते हैं, उनके सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उनके अंदर एनालिसिस को देखते हुए फर्दर वर्किंग करते हैं, उनकी डोमेन फाइंड करते हैं, फिर उनका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उनका कोऑपरेशन करते हैं, एनालिटिक्स टूल्स के साथ आ जाते हैं। द मेन टास्क ऑफ द डाटाबेस अपार्ट फ्रॉम द standard reporting and defining reports and ad hoc queries from the user are statistical analysis, interactive analytical processing, data mining as well as to a limited extent business modeling। कि बिजनेस मॉडलिंग के अंदर रहते हुए जितना भी टास्क होगा कि उसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उनके अंदर क्यूरीज क्या है, क्या उनके अंदर हम अपने एनालिसिस को अट्रैक्टिव प्रोसेसेस को देखते हुए वर्क कर सकते हैं, डाटा माइनिंग की ब्रांचेस क्या, लिमिटेड एक्सटेंट क्या है, उसके अंदर मॉडल्स कौन कौन से आते हैं, ये हमारा मेन टास्क होता है। सो द अबव शोज देयर अकर्ड एट क्वालिटी अच्छा जी, हमें क्वालिटेटिव चेंज हमने देखा है जो कि एट द लेवल ऑफ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस सिस्टम, मेन सोर्स को यानी कि मेन बेसिक पार्ट को देखते हुए हम किस तरह से उसके अंदर चेंजिंग को फर्दर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिजनेस एनालिसिस आ जाती हैं। अब हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर मॉडल बेस को हमने पढ़ा था, उसी के ऊपर देखते हुए हमने बिजनेस के एनालिसिस को देखना है कि हम एक बिजनेस के अंदर रहते हुए अपना एनालिसिस कैसे ले रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क कैसे कर रहे हैं, उसका एनालिटिकल लेवल क्या है। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर यूजर्स टू क्रिएट ऑन डिमांड रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज एंड एनालिसिस डाटा। ठीक है, हमने एनालिसिस करने के लिए डाटा को यूज़ किया कि अपने क्यूरीज या डिमांड को रखते हुए किस तरह से वो एनालिसिस ले सकते हैं। यूजर could analysis different dimensions of data and trend। business user easily identify performance trends by using trends analysis and graphic tools। there are three groups of categories। अच्छा जी,
कि वो क्या करते हैं कि अपने ग्रुप ऑफ कैटेगरीज को देखते हैं, उनका ट्रेंड्स एनालिसिस को देखते हैं, जिस तरह से वो काम को वर्क कर रहे हैं। इनके लिए उसने कहा कि या तो वो ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे या ग्राफिक टूल्स को देखेंगे। इसकी 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 रिपोर्ट एंड क्यूरीज, नंबर 2 एडवांस एनालिसिस, नंबर 3 डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग आ जाती है। जब रिपोर्ट एंड क्यूरीज का वर्ड आता है तो इसके नाम से जाहिर है कि जितना भी डाटा हमने डिस्कवरी किया, इन्फॉर्मेशन किया, उनका मल्टी डिमेंशनल लगाया है, तो वो सारा डाटा यानी कि आपने रिपोर्ट बनानी है, उसके ऊपर फर्दर रहते हुए उसका मेन पॉइंट सर्च करके उसके अंदर वर्किंग करनी है। एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हमने अपने स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सबका एनालिसिस करके देखना है कि हमारा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन किस वे में वर्क कर रहा है और किस तरह से हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग क्या होता है कि ऐसा डाटा जिसके अंदर हम सर्च करते हैं कि हमारा अम्बिवियस रिलेशनशिप क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा लार्ज डाटाबेस किस तरह से इंटेलिजेंटली टूल को लेकर चल रहा है, इसमें न्यूरल कंप्यूटिंग क्या है, एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन से हैं, हमें क्वांटिटेटिव डाटा या टेक्स्ट वेब डाटा इस तरह से हमें कैसे लेकर चल रहा है, किस तरह से हम इसके अंदर रहते हुए वर्क को आगे मूव करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडल बेस्ड मैकेनिज्म। डेवलपमेंट कहते हैं जब हम एक डाटा को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिस्टम के साथ, प्रीवियस वन के साथ, यानी कि प्रेजेंट सिस्टम जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसने कंपेयर करना है अपने प्रीवियस सिस्टम के साथ। वो क्या करेगा, उसका मॉडल जो देखेगा, उसके क्लासेस को देखेगा, उन सिस्टम्स को देखते हुए आगे लेके चलते हैं। बिजनेस एनालिसिस में तमाम टूल्स आते हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन आते हैं जो कि ब्रॉडली डिफाइन करती हैं हमारी कॉर्पोरेट बिजनेस परफॉर्मेंस को, जिनके अंदर टूल्स एंड एप्लीकेशन जो होती हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके फर्दर डिसीजंस को आगे लेते हैं, जिनमें यूनिवर्सल एनालिटिक टूल्स आ जाते हैं। यूनिवर्सली हमने चीज को कैसे लेके जाना है, एनालिसिस कैसे करना है, टूल्स यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ सेप्टल डाटा स्टोर्ड इन द सेप्टल इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारा जो एक पार्ट है इसके अंदर डाटा कैसे वर्क कर रहा है, उसका डाटा कैसे रखा जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके जा रही है। एनालिसिस इंफॉर्मेशन में हमने स्पेसिफिक एरिया देखना है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, कहता है ह्यूमन में जब भी आता है तभी एम्प्लॉयज वगैरह आ जाते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चल रहा है, किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं। इंटर इंफॉर्मेशन एंड डिवाइसेस आ जाते हैं कि फाइनल कंपोनेंट जितना भी होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, पीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, ये किसके ऊपर बेस करता है, मेथोडोलॉजीज के ऊपर, जिसमें फ्रेमवर्क आता है जो हम डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, इंटरप्राइज करते हैं। तमाम किसके साथ लिंक करते हैं, फैक्चुअल मेयर्स है कि हमारे फैक्चुअल मेयर्स के अंदर रहते हुए किस तरह से डाटा वर्क करता है, डाटा को आगे ले जाया जाता है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन। हमारे पास आता है यूजर इंटरफेस, डैशबोर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के। हमारे पास डैशबोर्ड में किस तरह से काम हम आगे लेके जाते हैं, जितनी भी हमारे इंफॉर्मेशन टूल्स हैं जिनके साथ हम यूजर के साथ डीलिंग कर सकते हैं, इनमें हमारे पास प्रेजेंट करते हैं ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स जो कि परफॉर्मेंसेस को शो करते हैं, और डिजायर्ड लेवल मैट्रिसेस का जो फर्स्ट ग्लांस होता है कि हमारे पास क्या हमारा डिजिटल कॉकटेल क्या चल रहा है, हमारे पास उनके पास कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स क्या है, विजुअलाइजेशन टूल जिनके जरिए हम डाटा को देख सकते हैं, उनका व्यू कर सकते हैं कौन से टूल्स जा रहे हैं। अब हमारे आते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, केडीडी। अच्छा, ये डाटा माइनिंग हो जाता है तो नॉलेज डिस्कवरी टूल क्या है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से चल रहे हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन लेवल क्या है, हमारे पास डाटा को एक्सप्लोर करने का या उनका पैटर्न कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तमाम एक्टिविटीज जितनी भी ऑटोमेटिकली हमें अलाउ करती हैं अपने डिस्कवरी करने में, प्रोग्रामर्स को आगे काम को ले जाने में। डाटा ऑफन आर डीपली बरीड विद इन वेरी लार्ज डाटाबेस, कि हम लोग एक ही डाटाबेस के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं, होल वेयर हाउसेस को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, उनके अंदर नॉलेज के अंदर फर्दर वर्किंग करते हैं कि कितना कंटेन कर रहा है डाटा, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गैदर कर सकते हैं बहुत सारे ईयर्स में। डाटा माइनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने डाटा को, यानी कि माइनिंग का मतलब है खोजना, और ये प्रोसेस के अंदर रहते हैं। कंपोनेंट्स पे आते हैं, कंपोनेंट्स में हमारे पास डाटा सोर्सेज आते हैं जो कि टेक्निकल स्टाफ आता है, बिल्ड द डाटा वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। डाटा वेयर हाउस एनवायरनमेंट में फीचर कंपोनेंट्स, इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स आते हैं, बिजनेस एनालिटिक एनवायरनमेंट, बिजनेस यूजर एक्सेस, मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन रिजल्ट आ जाती हैं, परफॉर्मेंसेज एंड स्ट्रेटेजी मैनेजर्स, एग्जेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंसेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी जा रही हैं उसके ऊपर रहते हुए कैसे वर्क कर रहा है, यूजर इंटरफेस, ब्राउजर पोर्टल के यूजर के अंदर कैसा इंटरफेस बनाता है, ब्राउजर का पोर्टल अंदर ये डाटा वो कैसे काम करता है। पहले हमने एनवायरनमेंट देखा, फिर बिजनेस का एनालिसिस कराया, उनके ऊपर स्ट्रेटेजीज देखी, उनका
ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कलेक्ट प्रोसेस स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमने इंटर रिलेटेड जितने भी हमारे यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको इंटर रिलेटेड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है? कलेक्ट करना है, जोड़ना है, प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? सपोर्ट सिस्टम बनाएगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा। इंफॉर्मेशन बेसिस डाटा। इंफॉर्मेशन में क्या आता है? डाटा आर स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा के अंदर जितना भी डाटा होता है कि वो रॉ फैक्ट की फॉर्म में होता है, लाइक इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो। वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन वो डाटा होती है जिसको शेप की जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में, एक प्रॉपर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर रहते हुए वर्किंग करवाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। 3 एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या होता है? जिसमें हमने कैप्चर करना है रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से हमने कैप्चर करना है ऐसा डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करना है? रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना है। आउटपुट क्या करता है? ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज दैट यूज इट। क्या आउटपुट जितनी भी आपकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वाली, उसको लोगों को ट्रांसफर करने के बाद उनकी एक्टिविटीज जितनी भी उनको यूज करवाता है। अब आते हैं फीडबैक पे। आउटपुट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वैल्यूएट और करेक्ट इनपुट। इमेजेस जितनी भी हमारे आउटपुट मिलती है उनको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के बाद उनके इनपुट हम स्टेज तक जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर टेक्निकल फाउंडेशन एंड टूल। जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली फाउंडेट किए जाते हैं या उनके टूल बनाए जाते हैं। इस तरह की वर्किंग आगे लगाई जाती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सप्लायर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल और यहाँ पे कस्टमर्स। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से वापस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, फीडबैक बनता है। इनपुट में हमारे पास क्या आता है? रेगुलरिटी एजेंसीज की इनपुट रेगुलरली दी जा रही है। प्रोसेसिंग में क्लासीफाई, अरेंज, कैलकुलेटिव एजेंसी अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर अपने वर्किंग कराई जाती है। फिर यानी कि ये स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं। आउटपुट में आता है कंप्यूटर्स के, हमारे कंप्यूटर्स कैसे वर्क करें, जिसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। 3 बेसिक एक्टिविटीज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोड्यूस द information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers and competitors, stakeholders, regulatory agencies interact with the organizations and its information system. इसमें हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट होते हैं, इनमें 3 बेसिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन को। फीडबैक क्या है? आउटपुट हमारे पास एक रिटर्न इंफॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूएट करती है तमाम एक्टिविटीज को लेकर जाती है। इनमें इन्वायरमेंटल के जो एक्टर्स आते हैं जो इन्वायरमेंटली पूरी और सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, इनमें हमारे पास आते हैं कस्टमर, सप्लायर्स, कंप्यूटर्स, स्टेक होल्डर्स, रेगुलरिटी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रहते हुए वर्क करते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही 3 पे आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स। हाँ जी ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 चीज़ों का कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसे मैनेज भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर द फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू चैलेंज posed by the environment.
कि मतलब ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जो कि पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा, उसके मुताबिक वो वर्क लेके जाएगा। फिर जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक फॉर्म बनाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं इस पूरी पोज इंफॉर्मेशन को देखते हुए। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट्स को देखा, उनके सप्लायर्स कस्टमर्स को देखा, उनके कंपटीटर्स को देखा, फिर उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग को देखा, किस तरह से एक वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है और वर्क सिस्टम के अंदर करवा रहा है। ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके ऊपर हमने हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। वेयर हाउसेस। अब डाटा वेयर हाउस क्या होता है कि डाटा का रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके ऊपर रहते हुए फर्दर वर्किंग करना। अब ये जितनी भी टर्म होती है डेटाबेस में थी, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि डेटाबेस सी डेटाबेस इन एमआईएस की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डेटाबेस को देखते हैं। इसलिए डाटा फ्लो फॉर ऑपरेशनल सिस्टम सीआरएम एंड ईआरपी, customer relationship management ERP, enterprise resources management to a data warehouse DW, data warehouse से D for data, W for warehouse, which is a special database or repository of data that has been prepared to support decision making applications ranging from simple reporting and querying to complex optimization। डाटा फ्लो सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हमारा जितना भी डाटा उसको प्रिपेयर किया जाता है डाटा मेकिंग के डिसीजन एप्लीकेशन लेने के लिए, उनकी रेंजिंग ली जाती है एप्लीकेशन की रिपोर्ट बनाने के लिए, और उनके ऊपर जितना भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ होता है उसके अंदर फर्दर देखते हुए हम लोग क्यूरी सेलेक्ट करते हैं कि हमारा काम जो है वो किस बेस पे काम को आगे ले जाया जा रहा था। DW इज कंस्ट्रक्टेड विद मेथडोलॉजीज मेनली मेटा डाटा आर डाटा मार्ट्स branches databases which are databases for departments e.g. marketing or specific function। अच्छा, अब इसमें नाम उसने लिया डिफरेंट मेथडोलॉजीज का, जिसमें सबसे पहले मेनली उसने बात की है मेटा डाटा की। मेटा डाटा होता है डाटा विद इन डाटा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि इसमें आप मेटा डाटा कैसे देख सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट है, उससे पूछती हूँ आपका नेम क्या है, ठीक है, ये उसका नेम है। अब उसका मैं पूछती हूँ कि आपके फादर नेम क्या है, या आप इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर आपका सेक्शन कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है। कितने क्वेश्चन आगे, वो एक ही पर्सन है, मेरे पास एक नाम था सानिया, एक नेम है, उस नेम के आगे फर्दर मैंने उससे और क्वेश्चन किए तो मेरे पास एक डाटा से फर्दर डाटा निकल आया। इसको हम लोग कहते हैं डाटा के अंदर डाटा होना मेटा डाटा। और डाटा नेक्स्ट ब्रांचेस की ब्रांचेस कितनी जा रही हैं, डाटाबेसेस के डिपार्टमेंट्स कौन से, मार्केटिंग के वाले से क्या स्पेसिफिक फंक्शंस किस तरह से। ओरिजिनली इंक्लूड ओनली आ हिस्टोरिकल डाटा दैट are organized and summarized for end users for easily view or manipulate data। जितना भी हम डाटा है जिनको इंक्लूड करते हैं, हम हिस्टोरिकली डाटा को लेकर चलते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको समराइज करते हैं एंड यूजर्स के लिए, आखिरी यूज के लिए, जो कि इजीली व्यू कर सकते हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेशन में लेके जाते हैं। टुडे सम डाटा वेयर हाउसेज इंक्लूडिंग करंट डेट बाय नेट फॉर रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट कलेक्टेड इन सो कॉल्ड डाटा मार्ट्स ब्रांचेस डीबी एंड माइक्रो डीबी। कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो आजकल की करंट डेट में क्या कर रहा है, रियल टाइम डिसीजन लेता है कि एज स्पॉट फैसला करता है, फिर उसके मुताबिक उसके अंदर डाटा के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं डाटाबेसेस की, जिन्हें माइक्रो डाटाबेसेस कहते हैं या सिंपल डाटाबेसेस का नाम दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डाटा बेस मैकेनिज्म्स आ जाती हैं, clear extensions of databases आ जाती हैं, connected with the multitude and variety of the data processed in the system toward creating our data warehouses आ जाती है। जब क्लियर एक्सटेंशन जितनी भी चलती है डेटाबेसेस की, उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो कंपैटिबल करता है अपने डाटा को लेते हुए, उनके अंदर क्रिएट करता है डाटा वेयर हाउसेस को कि आपका डाटा जो है उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसके फर्दर ब्रांचेस क्या है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। बेसिकली डाटा वेयर हाउस इज एन एक्सटेंडेड कोऑपरेटिव database with the mechanism of data extension from heterogeneous external and जितना भी heterogeneous यानी कि एक जैसा, homogeneous का मतलब होता है, जैसे heterogeneous का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स में लेता हुआ इस डाटा के सोर्सेज एंड द सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रोसेसिंग इनटू कॉमन डाटाबेस। कि एक ही डाटाबेस के अंदर रहते हुए जितने भी सोर्सेज हैं उनका सोल्यूशन निकालना, उनके ऊपर एनालिसिस करना, जो कि सूटेबल एनालिसिस होते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन लेना, फिर उनको जो कि सपोर्ट करना है इंडस्ट्री सेंसर के लिए। जितना मैकेनिज्म है ये हमारा एनालिसिस टूल्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो कहते हैं कि एक ही डाटाबेस के अंदर रहते हुए आप एक डाटाबेस के साथ पहले उनकी
from the standard reporting and defining reports and ad hoc queries from the user are statistical analysis, interactive analytical processing, data mining, as well as to a limited extent business modeling। कि बिजनेस मॉडलिंग के अंदर रहते हुए जितना भी टास्क होगा कि उसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, हम कहते हैं क्यूरीज क्या है, क्या उनके अंदर हम अपने एनालिसिस को अट्रैक्टिव प्रोसेसेस को देखते हुए वर्क कर सकते हैं, डाटा माइनिंग की ब्रांचेस क्या, लिमिटेड एक्सटेंट क्या है, उसके अंदर मॉडल्स कौन कौन से आते हैं, ये हमारा मेन टास्क होता है। सो द अबव शोज देयर अकर्ड एट क्वालिटी हमें क्वालिटेटिव चेंज हमने देखा है जो कि एट द लेवल ऑफ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस सिस्टम, मेन सोर्स को यानी कि मेन बेसिक पार्ट को देखते हुए हम किस तरह से उसके अंदर चेंजिंग को फर्दर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिजनेस एनालिसिस आ जाती हैं। अब हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर मॉडल बेस को हमने पढ़ा था, उसी के ऊपर देखते हुए हमने बिजनेस के एनालिसिस को देखना है कि हम एक बिजनेस के अंदर रहते हुए अपना एनालिसिस कैसे ले रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क कैसे कर रहे हैं, उसका एनालिटिकल लेवल क्या है। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर यूजर्स टू क्रिएट ऑन डिमांड रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज एंड एनालिसिस डाटा। ठीक है, हमने एनालिसिस करने के लिए डाटा को यूज़ किया कि अपने क्यूरीज या डिमांड को रखते हुए किस तरह से वो एनालिसिस ले सकते हैं। यूजर कुड एनालिसिस डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ डाटा and trend, business user easily identify performance trends by using trends analysis and graphic tools। there are three groups of categories। अच्छा जी, कि वो क्या करते हैं कि अपने ग्रुप ऑफ कैटेगरीज को देखते हैं, उनका ट्रेंड्स एनालिसिस को देखते हैं, किस तरह से वो काम को वर्क कर रहे हैं। इनके लिए उसने कहा कि या तो वो ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे या ग्राफिक टूल्स को देखेंगे। इसकी थ्री कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 रिपोर्ट एंड क्यूरीज, नंबर 2 एडवांस एनालिसिस, नंबर 3 डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग आ जाती है। जब रिपोर्ट एंड क्यूरीज का वर्ड आता है तो इसके नाम से जाहिर है कि जितना भी डाटा हमने डिस्कवरी किया, इंफॉर्मेशन किया, उनको मल्टी डिमेंशनल लगाया है, तो वो सारा डाटा यानी कि आपने रिपोर्ट बनानी है, उसके ऊपर फर्दर रहते हुए उसका मेन पॉइंट सर्च करके उसके अंदर वर्किंग करनी है। एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हमने अपने स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सबका एनालिसिस करके देखना है कि हमारा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन किस वे में वर्क कर रहा है और किस तरह से हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाटा टेक्स्ट एंड वेब माइनिंग क्या होता है कि ऐसा डाटा जिसके अंदर हम सर्च करते हैं कि हमारा अम्बिवियस रिलेशनशिप क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा लार्ज डाटाबेस किस तरह से इंटेलिजेंटली टूल को लेकर चल रहा है, इसमें न्यूरल कंप्यूटिंग क्या है, एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन से हैं, हमें क्वांटिटेटिव डाटा या टेक्स्ट वेब डाटा इस तरह से हमें कैसे लेकर चल रहा है, किस तरह से हम इसके अंदर रहते हुए वर्क को आगे मूव करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडल बेस्ड मैकेनिज्म। डेवलपमेंट कहते हैं जब हम एक डाटा को कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिस्टम के साथ, प्रीवियस वन के साथ, यानी कि प्रेजेंट सिस्टम जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसने कंपेयर करना है अपने प्रीवियस सिस्टम के साथ। वो क्या करेगा, उसका मॉडल जो देखेगा, उसके क्लासेस को देखेगा, उन सिस्टम्स को देखते हुए आगे लेके चलते हैं। बिजनेस एनालिसिस में तमाम टूल्स आते हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन आते हैं जो कि ब्रॉडली डिफाइन करती हैं हमारी कॉर्पोरेट बिजनेस परफॉर्मेंस को, जिनके अंदर टूल्स एंड एप्लीकेशन जो होती हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि फर्दर डिसीजंस को आगे लेते हैं, जिनमें यूनिवर्सल एनालिटिक टूल्स आ जाते हैं। यूनिवर्सली हमने चीज़ को कैसे लेके जाना है, एनालिसिस कैसे करना है, टूल्स यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ सेप्टल डाटा स्टोर्ड इन द सेप्टल इंफॉर्मेशन सिस्टम। की इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारा जो एक पार्ट है इसके अंदर डाटा कैसे वर्क कर रहा है, उसका डाटा कैसे रखा जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लेके जा रही है। एनालिसिस इंफॉर्मेशन में हमने स्पेसिफिक एरिया देखना है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, कैसा है, ह्यूमन में जब भी आते तभी एम्प्लॉयज वगैरह आ जाते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चल रहा है, किस तरह से हम लोग इसके अंदर आते हैं। इंटर एंड डिवाइसेस आ जाते हैं कि फाइनल कंपोनेंट जितना भी होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, पीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, ये किसके ऊपर बेस करता है, मेथोडोलॉजीज के ऊपर, जिसमें फ्रेमवर्क आता है जो हम डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, इंटरप्राइज करते हैं। तमाम किसके साथ लिंक करते हैं, फैक्चुअल मेयर्स है कि हमारे फैक्चुअल मेयर्स के अंदर रहते हुए किस तरह से डाटा वर्क करता है, डाटा को आगे ले जाया जाता है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन। हमारे पास आता है यूजर इंटरफेस, डैशबोर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के। हमारे पास डैशबोर्ड में किस तरह से काम हम आगे लेके जाते हैं, जितनी भी हमारे इंफॉर्मेशन टूल्स हैं जिनके साथ हम यूजर के साथ डीलिंग कर सकते हैं, इनमें हमारे पास प्रेजेंट करते हैं ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स जो कि परफॉर्मेंसेस को शो करते हैं, और डिजायर्ड लेवल मैट्रिसेस का जो फर्स्ट ग्लांस होता है कि हमारे पास क्या, हमारा डिजिटल कॉकटेल क्या चल रहा है, हमारे पास उनके पास कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स क्या, विजुअल
विजुअलाइजेशन टूल जिनके जरिए हम डाटा को देख सकते हैं, उनका व्यू कर सकते हैं कौन से टूल्स आ रहे हैं। अब हमारे आते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, KDD। अच्छा, ये डाटा माइनिंग में बहुत आता है। तो नॉलेज डिस्कवरी टूल क्या है, जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से चल रहे हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन लेवल क्या है, हमारे पास डाटा को एक्सप्लोर करने का या उनका पैटर्न कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तमाम एक्टिविटीज जितनी भी ऑटोमेटिकली हमें अलाउ करती हैं अपने डिस्कवरी करने में, प्रोग्रामर्स को आगे काम को ले जाने में। डाटा ऑफन आर डीपली बरीड विद इन वेरी लार्ज डेटाबेस, के हम लोग एक ही डेटाबेस के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं। होल वेयर हाउसेस को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, उनके अंदर नॉलेज के अंदर फर्दर वर्किंग करते हैं कि कितना कंटेन कर रहा है डाटा, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गैदर कर सकते हैं बहुत सारे ईयर्स में। डाटा माइनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने डाटा को, यानी कि माइनिंग का मतलब है वो खोजना, और ये प्रोसेस के अंदर रहते हैं। कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास डाटा सोर्सेज आते हैं, जो कि टेक्निकल स्टाफ होता है। बिल्ड द डाटा वेयर हाउस, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। डाटा वेयर हाउस एनवायरनमेंट में फीचर कंपोनेंट्स, इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स आते हैं। बिजनेस एनालिटिक एनवायरनमेंट, बिजनेस यूजर एक्सेस, मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन रिजल्ट आ जाती है। परफॉर्मेंसेज एंड स्ट्रेटेजी मैनेजर्स, एग्जेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंसेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी जा रही है उसके ऊपर रहते हुए कैसे वर्क कर रहा है। यूजर इंटरफेस, ब्राउजर पोर्टल के यूजर के अंदर कैसा इंटरफेस बनाता है, ब्राउजर का पोर्टल अंदर ये डाटा वो कैसे काम करता है। पहले हमने एनवायरनमेंट देखा, फिर बिजनेस का एनालिसिस कराया, उनके ऊपर स्ट्रेटेजीज देखी, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमने इंटर रिलेटेड जितने भी हमारे, यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको इंटर रिलेटेड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है, जोड़ना है, प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, सपोर्ट सिस्टम बनाएगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा। इन्फॉर्मेशन बेसिस डाटा, इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, डाटा आर स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा के अंदर जितना भी डाटा होता है कि वो रॉ फैक्ट की फॉर्म में होता है, लाइक इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन वो डाटा होती है जिसको शेप की जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में, एक प्रॉपर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर रहते हुए वर्किंग करवाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम, 3 एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या होता है, जिसमें हमने कैप्चर करना है रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से हमने कैप्चर करना है ऐसा डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करना है, रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना है। आउटपुट क्या करता है, ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज दैट यूज इट। कि आउटपुट जितनी भी आपकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वाली, उसको लोगों को ट्रांसफर करने के बाद उनकी एक्टिविटीज जितनी भी है उनको यूज करवाता है। अब आते हैं फीडबैक पे। आउटपुट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वैल्यूएट और करेक्ट इनपुट। इमेजेस जितनी भी हमारे आउटपुट मिलती है उनको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के बाद उनके इनपुट हम स्टेज तक जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर टेक्निकल फाउंडेशन एंड टूल्स। जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली फाउंडेट किए जाते हैं या उनके टूल बनाए जाते हैं। इस तरह की वर्किंग आगे ले जाई जाती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सप्लायर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल, और यहाँ पे कस्टमर्स, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, फीडबैक बनता है। इनपुट में हमारे पास क्या आता है, रेगुलरिटी एजेंसीज की इनपुट रेगुलरली दी जा रही है। प्रोसेसिंग में क्लासीफाई, अरेंज, कैलकुलेटिव एजेंसी अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर अपने वर्किंग कराई जाती है। फिर यानी कि ये स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं। आउटपुट में आता है कंप्यूटर्स के, हमारे कंप्यूटर्स कैसे वर्क करें, जिसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। 3 बेसिक एक्टिविटीज, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, प्रोड्यूस द information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental factors such as customers, suppliers and competitors, stakeholders, regulatory agencies interact with the organizations and its information system.
इसमें हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट लगता है, इनमें 3 बेसिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन को। फीडबैक क्या है? आउटपुट हमारे पास एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूएट करती है तमाम एक्टिविटीज को लेकर जाती है। इनमें इन्वायरमेंटल के जो एक्टर्स आते हैं, जो इन्वायरमेंटली पूरी और सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, इनमें हमारे पास आते हैं कस्टमर, सप्लायर्स, कंप्यूटर, स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रहते हुए वर्क करते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही 3 पे आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स, हाँ जी ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 चीज़ों का, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसे मैनेज भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर द फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू चैलेंज पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट। कि मतलब ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जो कि पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा, उसके मुताबिक वो वर्क लेके जाएगा। फिर जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक फॉर्म बनाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं इस पूरी पोज इंफॉर्मेशन को देखते हुए। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट्स को देखा, उनके सप्लायर्स, कस्टमर्स को देखा, उनके कंप्यूटर्स को देखा, फिर उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग को देखा, किस तरह से एक वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है और वर्क सिस्टम के अंदर करवा रहा है। ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके ऊपर हमने आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।